नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। चलिए शुरुआत करते हैं। सोहना में सीएम मनोहर लाल ने 125 करोड़ की 50 योजनाओं को मंजूरी दी। इस दौरान मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि सरमतला और पहाड़ी क्षेत्र में स्टेडियम बनाया जाएगा। तो साथ ही सोहना में 100 बेड का अस्पताल बनेगा। वहीं सीएम ने सोहना और तावड़ू में मिनी सचिवालय का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि 41 कॉलोनियों को रेगुलाइजेशन करने के लिए सर्वे होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिन योजनाओं को अब केंद्र सरकार भी अमल में ला रही है, जिनमें गांव को लाल डोरे से मुक्त करना मुख्य है। हरियाणा सरकार अब एक पोर्टल के माध्यम से परिवार पहचान पत्र बना रहा है ताकि आने वाले समय में उन परिवारों को सुविधाएं मिल सकें जो कि सुविधाओं के हकदार हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि लेट लतीफ होने वाले कर्मचारी और सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर लगाम कसने के लिए सरकार जल्द ही घड़ी वितरित करेगी, जिससे उनका सही लोकेशन पता चल पाएंगी। इससे जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकेंगी। हमारा हॉस्पिटल अभी कितने बेड का है? 50 का है ना? 35 का बता रहे हैं, 50 का बता रहे हैं। चलो 35 और 50 हो, आज से 100 बेड का मंजूर कर दिया। उसकी जरूरत है ना, बहुत जरूरत है। 100 बेड का बनेगा। इसी प्रकार दमदमा के मैं इलाके में गया हूं, दमदमा झील मैंने देखी है, लेकिन इस दमदमा झील का टूरिज्म डिपार्टमेंट को आज मैंने कहा है कि उसकी एक विस्तृत योजना बनाओ, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां टूरिस्ट भी आ सकता है, यहाँ पक्षी भी बहुत आते हैं दूर दूर से। उसकी विकास ढंग से होना चाहिए, पक्षियों को तकलीफ भी ना और टूरिज्म का क्षेत्र भी बने। तो एक तो उनको इसकी विकास की योजना बनाने के लिए कहा है। वहां पर एक पीएचसी की डिमांड है दमदमा में, 2.25 एकड़ की जमीन की जरूरत है। जमीन का नहीं वहां? अगर वहां जमीन है तो उसका 3.5 करोड़ रुपए लागत आएगी, पीएचसी मंजूर कर दी। ऐसे ही दमदमा का स्कूल है, उसका नाम शहीद राज सिंह खटाना नाम रखने की बात आई है, उसको भी हमने मंजूर किया। सोना शहर, बहुत सी मांगे हैं सोना शहर की। बड़ी मांग एक है, 41 कॉलोनियां वहां हैं, उनका सर्वे कराएंगे और सर्वे में जो भी फिजिबल होंगी उन सबको रेगुलराइज करेंगे ताकि अनऑथराइज्ड वाले चक्कर है उनके ऊपर ये तलवार न लटकी रहे। फुआरा चौक की एक छोटी डिमांड है, सौंदर्यकरण ये सीएसआर ट्रस्ट में से करा देंगे। पंडित दीनदयाल जी के नाम से पार्क, जमीन है पार्क के लिए, तो उस पार्क को भी मंजूर करते हैं। 5 करोड़ रुपया उसके लिए अलग से मंजूर करते हैं। वहां कूड़े की निजात की समस्या है, लेकिन जिस जमीन पर कूड़ा डाला जा रहा है वहां पीएलपी एक्ट लगा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, बहुत जल्दी पीएलपी एक्ट का समाधान मुझे लगता है महीना 2 महीने में हो जाएगा और तुरंत उसका जो कूड़ा निस्तारण की जगह है वो सुरक्षित कर देंगे ताकि लोगों को इससे निजात मिले। पीडब्ल्यूडी की बहुत सी सड़कें बताई गई हैं, उसमें कुछ सड़कें तो फिजिबल हैं, कुछ अभी नॉन फिजिबल है। किसी का जमीन का झगड़ा है, किसी में एक्वायर करना पड़ेगा तो, लेकिन अभी डिपार्टमेंट ने 7 सड़कें उनका चौड़ीकरण करने का और उनका सुदृढ़ीकरण करना और नई सड़कें 2 उसमें, तो इसके लिए 33.5 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। स्कूलों की बात भी कही, भंगो का स्कूल प्राइमरी से मिडल, पढ़ेणी का 8वीं से 12वीं, चीला का 8वीं से 12वीं, जखोपुर का 5वीं से 8वीं। तो ऐसे ये 4 स्कूल ये अपग्रेड तुरंत प्रभाव से अगले इस वर्ष में इसकी योजना होती है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोहना को विकास की क्या कुछ सौगात दी है, एक नज़र डालते हैं इस पर। हम आपको बता दें कि सोहना में महत्वपूर्ण घोषणाएं सीएम मनोहर लाल की ओर से की गई हैं और अगर हम आपको बताएं 125 करोड़ की 50 योजनाओं को मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से दी गई है, जिसमें सरमतला और ग्वाल पहाड़ी पर खेल स्टेडियम बनेगा। 2 खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय किया गया और साथ ही सोहना में 100 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। बड़ी घोषणा यहां पर की गई है। सोहना और तावड़ू में मिनी सचिवालय का भी शिलान्यास यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया है। कुल मिलाकर के 41 कॉलोनियों को रेगुलाइजेशन करने के लिए सर्वे किया जाएगा। इस बात की जानकारी भी सीएम मनोहर लाल ने दी। 9 सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा ताकि सड़कों का विकास बेहतरीन तरीके से किया जा सके, इसके लिए सरकार का जोर है। और सोहना तावड़ू में 4 स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई है। खासतौर पर 6 सामुदायिक केंद्र यहां पर बनाए जाएंगे, जिससे आम लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं समुचित तरीके से पहुंच पाएं और विकास के पायदान पर सोहना आगे बढ़ पाए। इसको लेकर के महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की गई है।
तो 125 करोड़ की कुल मिलाकर के 50 योजनाओं की सौगात सोहना को दी गई है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां पर सीएम ने सतनाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया है। 33 केवी सब स्टेशन आजमनगर का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के साथ माधोगढ़ किले का निरीक्षण किया और जल्दी इसे टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने की बात कही है। दो परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। एक तो CHC सतनाली का जो 11 करोड़ रुपया लग कर के तैयार होने वाली है, और एक 33 केवी का उद्घाटन किया। और जो किले का पोर्शन जो बचा हुआ है उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको जल्दी, और एक हेरिटेज होटल का निर्माण भी यहाँ होगा। ये पर्यटन के लिए बहुत बड़ा एक स्थान है। जब से ये रानी बावड़ी तैयार हुई, रानी महल तैयार हुआ, आप सब तो महेंद्रगढ़ के पत्रकार हैं, पिछले 3-4 महीने से 400 पर्यटकों की एवरेज आई। और ये एक बहुत उपयुक्त स्थान है। दिल्ली से राजस्थान बॉर्डर तक ये पर्यटन का एक बहुत बड़ा वो बनेगा। इस इलाके में रोज़गार बढ़ेगा, इस इलाके में सब तरह की सुविधा होगी। यहाँ पर्यटक दूर तक आज माधोगढ़ का किला प्रभु की कृपा से इंटरनेशनल पर्यटन केंद्र का जो नक्शा है। तो वहीं भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि विरोध करने वाले किसान नहीं हैं। कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद की किल्लत में को लेकर के कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को जरूरत के हिसाब से खाद मुहैया करवाई जा रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ। चंद मिनट पहले हमने देखा था कि किसान इनका विरोध करने के मकसद से यहाँ पर आए थे। हालांकि प्रेस वार्ता नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन इस बीच प्रेस वार्ता भी की गई है। सरकार की उपलब्धियाँ गिनवाई गई है। 7 साल और बेमिसाल, ये एक नारा दिया, 7 कमाल बताया गया है सर। तो कितना संतुष्ट कर पाएंगे, खासतौर पर क्योंकि किसानी महकमा आपके पास है, किसान लगातार सड़कों पर है। चंद मिनट पहले भी हमने देखा था बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, आपको रोकना चाहते थे। जांगड़ा जी, आपको भी पता है ये जो बैठे या बैरिकेड तोड़ने वाले हैं कौन लोग हैं। इनको व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं। आंदोलन करना को बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम इनको किसान ना कहिए। ये जो बैठे हैं या टोल पे हैं, एक एक आदमी को जानता हूं मैं। भिवानी का रहने वाला हूं, भिवानी के ही रहने वाले हैं, दादरी के ज़्यादा हैं। तो किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। इनको कोई अधिकार नहीं दे रखा किसानों ने। किसान हमारे साथ हैं, पूरे किसान अपने खेतों में व्यस्त हैं। इस वक्त किसान के पास 1000 रुपये के अंदर मजदूर नहीं मिल रहा, ना कपास चुकाई करने के लिए, ना सरसों बोने के लिए, ना गेहूं की जुताई करने के लिए। और ये जो लोग हैं इनको किसानी से लेना देना नहीं है। DAP की किल्लत को लेकर चरखी दादरी में जो है लगातार 7 दिन से मंडी को ताला जड़ा जा रहा है। टोकन थानों में दिए जा रहे हैं, मंडी में जो है खाद दी जा रही है। तो लगता नहीं है सर किसान जड़ने वाले भी यही लोग हैं, जो विरोध करने लोग हैं यही तारा जल रहे हैं। कभी दादरी में, कभी लोहारू में, कभी नांगल चौधरी में, और मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के किसानों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि DAP की वजह से एक एकड़ भी जगह ऐसा कोई नहीं रहने दूंगा कि उसको बिजाई में दिक्कत आए। लेकिन ये लोग जिस तरह से इन्होंने झूठ के दम पर कि ज़मीन चली जाएगी, मंडी टूट जाएगी, MSP टूट जाएगी, इसी तरह से अब इनको मुद्दा मिल गया है कि खाद DAP नहीं मिलेगी, जबकि हरियाणा के हर किसान को भरपूर मात्रा में जितनी ज़रूरत होगी DAP मिलेगी। इलाहाबाद में BJP JJP हलोपा का उम्मीदवार क्या कर पाएगा? क्योंकि अभय सिंह चौटाला दावा करते हैं कि उन्होंने किसानों के हित में जो है इस्तीफा दिया था, अभी भी जो है किसान उनके साथ है, तमाम लोग उनके साथ हैं। कृषि मंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि किसान जो है ज़्यादा रुष्ट दिखाई देते हैं? मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि अभय सिंह चौटाला ने क्या कह के इस्तीफा दिया था। उसने ये कहा था कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं हो जाते और जब तक किसान आंदोलन चल रहा है, मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा। आज क्या कृषि कानून वापस हुए हैं? आज क्या किसान का आंदोलन समाप्त हो गया है? वो क्यों विधानसभा जाना चाहते हैं? वो बैठे किसानों के साथ धरने पे बैठे। उनका कोई अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अपनी पार्टी जो उनकी समाप्त हो चुकी है, पूरे प्रदेश में खड़ा करना चाहते हैं किसानों को गुमराह करके। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। भाजपा जजपा के कैंडिडेट को
जिता करके सरकार बनी बनाई में हिस्सा करेंगे और अगले 3 साल खूब विकास कराएंगे। विरोध, आखिरी सवाल मंत्री जी, विरोध कब तक जारी रहेगा और कब कि पुलिस के हाथ बांधे गए हैं, तो ऐसे लोग आप कहते हैं कि किसान नहीं है, तो क्या ऐसे लोगों को नहीं रोका जाना चाहिए? नहीं, ये तो अब कुछ तो इस देश में लाल झंडे वाले हैं, कोई भी काम हो ना सारे उनको तो हर रोज़ धरने पे रहना होता है। कुछ लोग जो हैं यूनियनिस्ट हैं, यूनियन के लोग हैं, कुछ लोग जो कुर्सी के काटे हुए कांग्रेसी हैं, इनको विरोध करते रहना चाहिए। किसान का इनसे कोई लेना देना नहीं, किसान इनके साथ नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ना तो भाव जो है वो कहीं गिरेंगे, बाजरे के जो दाम हैं वो यथावत रहेंगे, बाजरे के दाम ठीक इसी तरह से रहने वाले हैं। साथ ही दूसरी तरफ उनका कहना है कि विरोध करने वाले लोग किसान नहीं हैं, बल्कि किसानों के नाम पर दूसरी पार्टियों के लोग, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर लाल झंडे वाले, उनको जो मार्क्सिस्ट लोग हैं उनको कहा गया है कि चाहे लाल झंडे वाले लोगों की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि डीएपी की भी कोई किल्लत नहीं है, जानबूझकर सरकार के द्वारा जो है कम तादाद में किसानों को दी जा रही है। जब आवश्यकता होगी जिस हिसाब से, उसी हिसाब से उनको आगे भी डीएपी मुहैया करवाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। उधर एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि एलनाबाद की जनता ने इस बार बदलाव का मूड बना लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत अन्य नेता जल्द ही एलनाबाद में दौरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा का जो साझा उम्मीदवार भाई गोविंद है वो यहाँ से जीत दर्ज करेगा, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर देख लिया है बार बार उपचुनाव में जिस तरह से इस एरिया को धकेला जाता है और विकास के नाम पर कुछ नहीं करवाया जाता। तो आप लोग बिल्कुल ये सोच चुके हैं, ये मन बना चुके हैं कि हम लोग सरकार के साथ चलेंगे, हम लोग विकास के साथ चलेंगे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर अब की बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा। है कि शुरू में जो है वो विरोध करने की कोशिश की थी कुछ विपक्षी दलों ने, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस बात का बहुत बुरा मनाया और स्थानीय लोगों ने यह कहा कि हम आपकी जिम्मेवारी लेते हैं, जो भी आपका विरोध करेंगे हम उनसे जो है इसके बारे में बातचीत करेंगे कि आपको भी हक है अपनी बात रखने का, हमको भी अपनी बात रखने का हक है। उसके बाद निर्णय जनता ने लेना है। बिल्कुल बन रहा है। 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और आपके माध्यम से सभी का आह्वान करती हूँ मैं कि 10 बजे जो है वो एलनाबाद में पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुने और दुष्यंत जी भी लगातार जनता से। उधर सोनीपत में कुंडली सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह हत्याकांड मामले में सोनीपत पुलिस की ओर से चारों आरोपियों के रिमांड की अवधि पूरा होने के बाद दोबारा जिला अदालत में पेश किया गया आरोपियों को। पुलिस ने चारों आरोपियों की रिमांड को बढ़ाने की अदालत से मांग की, जिस पर चारों आरोपियों के रिमांड को 2 दिन के लिए बढ़ाया गया है। वहीं रिमांड के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयोग की गई तलवार और खून से सने कपड़ों को बरामद कर लिया है। 2 दिन के रिमांड पर चारों आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस अन्य फरार चल रहे आरोपियों के ठिकानों पर भी दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार करेगी। 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया इनका। क्या तथ्य रखे गए सर पुलिस की तरफ से जी 2 दिन का रिमांड बढ़वाने के सर? हाँ, वो तथ्य ये है कि कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हैं और काफ़ी मैसेजेस हैं, कुछ फोटो हमने डेवलप कराए हैं और उनसे उनकी पहचान करवानी है। जो वहाँ पे भीड़ में खड़े थे उनकी पहचान करवानी है कि उसमें निहंग बहुत सारे हैं, उसको निहंग ही पहचान सकते हैं। तो पहचान करवा के और उनके ठिकाने पता करके उन पर रेड करते हैं। सर कितने लोग और होने की संभावना है? और बाकी है सर, जैसे जितने को पहचानते होते हैं, 2-3 को तो पता लगा है हमें, और भी अब इनको फुर्सत में 2 दिन हम। सर आज अदालत में जो बरामदगी की गई है वो क्या क्या अदालत में बरामद पेश किया गया? सबूत क्या पेश किए गए? नहीं, बरामदगी अदालत में नहीं पेश की गई। आरोपी से जो बरामद किया था वो मालखाने में जमा हो गया। 7 दिन में कुछ सर निकल के आया, कुछ अलग तथ्य निकल के आए। दोनों तलवारें वगैरह सारा कुछ बरामद हो गया। कितने दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था? इनके बारे में कुछ पता चला सर? कहां से वो किसने भेजा था? पंजाब जो टीम गई थी। कौन? लखबीर ना वो टीम अभी आई। उधर करनाल के जुंडला अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। सरकार की तरफ से की गई धान की 41,000 बोरियां मंडी से गायब हो गई हैं। मंडी की फिजिकल वेरिफिकेशन में खुलासा हुआ है। गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद मंडी से संबंधित 25 राइस मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू हो गई है। धान की सरकारी खरीद में एक बार फिर से करोड़ों रुपए की हेराफेरी सामने आने से खरीद एजेंसी और मार्केट कमेटी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जुंडला अनाज मंडी में करीब 9 लाख क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। मंडी से हुई धान की सरकारी खरीद और लिफ्टिंग के आंकड़े मेल नहीं खा रहे हैं। वहीं चरखी दादरी में एक बार फिर से डीएपी खाद को लेकर के मारामारी देखने को मिली। खाद नहीं मिलने से नाराज किसान पुलिस थाने पहुंच गए। किसानों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी नजर आए। सुबह से ही कार्यालय के बाहर खाद लेने के लिए लाइन लग गई
और कल शाम को खाद की 3 गाड़ियां यहां पर आई थी, लेकिन कुछ ही देर में पूरी खाद बांट दी गई। इससे पहले खाद नहीं मिलने पर किसानों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया था, रोड जाम करके अपना आक्रोश जताया था। वहीं सूरजकुंड में लगने वाले इंटरनेशनल हस्तशिल्प मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोरोना के चलते पिछले साल ये मेला नहीं लग पाया था, लेकिन इस बार सरकार ने मेला लगाने की मंजूरी दी है। कला और संस्कृति का अनूठा संगम कहा जाने वाला यह हस्तशिल्प मेला 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक चलेगा। हस्तशिल्प मेले के नोडल ऑफिसर राजेश जून से संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने खास बातचीत की, आप भी देखिए। कला और संस्कृति का संगम कहे जाने वाले विश्व विख्यात सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के इस बार आयोजन होने जा रहा है। ये 35वां आयोजन होगा और इस बार इसमें 22 साल पहले जो भागीदारी निभा चुका जम्मू कश्मीर इस बार एक बार फिर दोबारा से थीम स्टेट होगा। 22 साल बाद लंबा सफ़र, चूँकि 22 साल में बहुत कुछ जम्मू कश्मीर में बदला है और मेले का स्वरूप भी बदला है। किस तरह से रहेगी स्थिति और चूँकि कंट्री पार्टनर कौन होगा, ये तमाम जानकारी हमारे साथ में नोडल ऑफिसर हैं राजेश जून, उनसे बात कर लेते हैं। सर, चूँकि कोरोना काल था, पिछले साल मेला नहीं लगा था, इस बार मेला लग रहा है। पहले जम्मू कश्मीर दोबारा से एक बार थीम स्टेट है, कंट्री पार्टनर कौन है और मेले का इस बार का जो स्वरूप है वो किस तरह से रहने वाला है? देखिए, पार्टनर नेशन हमारा ग्रेट ब्रिटेन होगा, उसके बारे में आधिकारिक सूचना हम ऑलरेडी दे चुके हैं और कल हमारे पास यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्फर्मेशन आ गई है, जिसमें वो थीम स्टेट उन्होंने बनने के लिए हमें आग्रह जो हमने किया था उस पर सहमति हमारी बन गई है और उनकी लिखित हमारे पास स्वीकृति आ चुकी है। और क्योंकि पहली बार जम्मू एंड कश्मीर हमारा जो स्टेट था वो 2000 में यहाँ एज थीम स्टेट पार्टिसिपेट कर चुका है और अब एज यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर दूसरी बार शिरकत करने के लिए आएगा और करीब 22 साल बाद दोबारा से एज थीम स्टेट हम जम्मू कश्मीर के जो ब्यूटी है और उनके आर्ट क्राफ्ट एंड कल्चर को देख पाएंगे। ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर एक कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है और ये मेला भी एक उसी का रूप है। किस तरह की कला संस्कृति वहाँ की यहाँ देखने को मिलेगी? देखिए, जम्मू कश्मीर जहाँ तक क्राफ्ट का सवाल है बहुत रिच है। वर्ल्ड वाइड नोन पश्मीना जो कश्मीर रीजन का है और उसमें आप जो कुल्लू की शॉल, हमारे J&K की शॉल्स और पश्मीना वर्क है, जो उनके सूट्स हैं, वो वर्ल्ड फेमस हैं और यहाँ से करीब 100 से ज़्यादा। तो वहीं पलवल के हतीन के भीमसीका गांव में उस वक्त हंगामा हो गया जब सीएम फ्लाइंग और फूड सप्लाई टीम डेयरी फार्म से पनीर के सैंपल लेने के लिए पहुंची। ग्रामीणों ने टीम पर पथराव किया है। दोनों विभागों की टीम की कई गाड़ियां भी तोड़ डाली गई। पथराव से थाना प्रभारी और फूड सप्लाई अधिकारी को चोटें आई हैं। वहीं सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल के पहुंचने पर ग्रामीण मौके से भाग निकले। पुलिस ने डेयरी मालिक के साथ साथ 50 लोगों पर केस दर्ज किया है। सीएम फ्लाइंग को नकली पनीर बनाने की सूचना मिली थी कि नकली पनीर यहां पर यूपी और दिल्ली में सप्लाई किया जाता था। उधर हिसार के सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल में बॉक्सिंग फेडरेशन और हरियाणा मुक्केबाजी संघ की तरफ से 5वीं एलीट महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 5वीं एलीट महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन को महिला मुक्केबाजों ने अपने अपने पंच का दम दिखाया। अपने अपने मुकाबलों में कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने का प्रयास किया। प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की कर सकें। उधर रेवाड़ी में डेंगू अब चिंता का कारण बन रहा है। शुक्रवार को एक ही दिन में 34 नए केस सामने आए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। विभाग के मुताबिक गुरुवार तक 79 केस थे, जो कि बढ़कर के 113 हो गए हैं और अभी तक जिले में 2 लोगों की मौत डेंगू की वजह से हो चुकी है। महज 5 दिन में डबल हुए मामलों से डेंगू की तेजी का अंदाजा लगाया जा सकता है। डेंगू का इस शतक अब कोरोना से भी अधिक डरा रहा है। बेशक नागरिक अस्पताल के रिकॉर्ड 113 मरीजों का ही है, मगर निजी अस्पतालों में मरीजों से बेड भरे हुए हैं। डीसी गजेंद्र सिंह ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, नगर परिषद के अधिकारी संयुक्त रूप से काम करें और डेंगू पर रोकथाम के लिए फॉगिंग, सफाई का काम करवाएं।
उधर यमुनानगर में डेंगू के मामलों में कमी आई और लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि पिछले कुछ समय से हमारे जिले में डेंगू के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में विभाग की तरफ से सर्वे किया गया है। उससे पता चला है कि लोगों के घरों में कई जगह पर पानी खड़ा है जिससे मच्छर पनपते हैं। इसी उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने बताया कि हमारे डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर जिले में घूमेंगे, लोगों के घरों में जाकर के जागरूक भी करेंगे ताकि डेंगू के मामलों में कमी आ सके। उधर रोहतक में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। खिड़वाली गांव की रहने वाली जूनियर नेशनल महिला खिलाड़ी पर फायरिंग का मामला सामने आया है। देर रात जींद रोड पर ड्रेन नंबर 8 के पास 17 वर्षीय राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती खिलाड़ी को कार सवार बदमाशों ने गोली मारी। खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के बाद अपने भाई और पिता के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव खिड़वाली जा रही थी और इसके बाद घायल खिलाड़ी को रोहतक के पीजीआई में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज जारी है। फिलहाल सदर थाना पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच कर रही है। खिड़वाली गांव की रहने वाली 17 साल की मुस्कान कुश्ती की राष्ट्रीय स्तर की जूनियर खिलाड़ी हैं, जो कि अपने गांव से हर रोज प्रैक्टिस करने के लिए रोहतक आती हैं। उधर पानीपत के काबड़ी रोड पर कुलदीप नगर में निर्माणाधीन फैक्ट्री की छत गिरने से 4 मजदूर दब गए हैं। आपको बता दें कि चारों घायलों को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। काबड़ी रोड पर कुलदीप नगर में फैक्ट्री स्थित है। इस फैक्ट्री में बन रहे शेड के ऊपर भी 4 मजदूर काम कर रहे थे, जिन्हें चोटें आई हैं। तो वहीं बल्लभगढ़ में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। पैसों और सामान की लूटपाट के लिए युवक को चोरों ने पीट कर घायल कर दिया। सेक्टर 3 में युवक से लूट के लिए मारपीट की गई। युवक ने बताया कि घर में शादी का माहौल था और घटना के समय वो अकेला था। तभी आधा दर्जन बदमाशों ने उस पर हमला किया लाठी डंडों से और नकदी लूटकर फरार हो गए। जी मेरे साथ 10-12 लड़के मेरे साथ घेर के मेरे पर लाठी डंडा बरसाया गया। क्यों? कोई वजह नहीं जी, मेरे घर में कोई नहीं था, शादी ब्याह घर है और मैं आज सामान खरीद के लेके जा रहा था। मेरे साथ जबरदस्ती सामान की लेने के लिए छिनपट कर सामान की लूटपाट करने के लिए। हाँ जी। क्या क्या सामान लूट ले गए फिर वो? जो उन्होंने मेरा पैसा मेरा कम से कम 3-4.5 हज़ार रुपये थे, जिनमें से मैंने 500 रुपये खर्च करे थे, बाकी उन्होंने उतना ले लिया। और इसी के साथ ही 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।